बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से, और ख़ास तौर से हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान क्रिकेटर को। आपको इल्म है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान T20 सीरीज़ अब अपने अख्ताम को पहुँच चुकी है कि जहाँ पे दोनों टीमें 2-2 से इस सीरीज़ को ड्रॉ करने में कामयाब हुई। आज हम पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को डिस्कस करेंगे और साथ साथ कुछ माजी के औराक भी हम खंगालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने न सिर्फ अपने मुल्क में उम्दा कारकर्दगी के जौहर दिखाए, बल्कि उन ममालिक में कि जहाँ पे जाके पाकिस्तान के बैट्समैन स्ट्रगल करते नजर आते थे, हैं और रहेंगे, वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस के जौहर दिखाए। और जितने गैर मुल्की या उनके अपने मुल्क के प्लेयर वहाँ पे मकबूल होते थे, इतने ही मकबूल वो भी थे। और जब उन्होंने 100 किया तो फिर कोई छोटा 100 नहीं किया, 300 उनके कैरियर में है और 3 में से 2 उनकी डबल सेंचुरियां हैं। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम और एक ऐसा नाम जो कम खेले और क्या खूब खेले। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हमारे शो में पाकिस्तान के ज़बरदस्त ब्लास्टर स्ट्रोक प्लेयर मौजूद है कि जो क्रिकेट खेलते रहे तो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने क्रिकेट खेली और नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर उनका कैरियर वक्त से पहले ख़त्म हो गया, जिसका नुकसान इनको तो शायद कम हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट को भी काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि अगर ये खेलते रहते तो पूरी एक जनरेशन इनसे इंस्पायर होती और इसी अंदाज़ की एग्रेसिव क्रिकेट खेलते। और आजकल के दौर में अगर ये होते तो डेफिनेटली जो है पाकिस्तान सुपर लीग होती या बिग बैश होती या IPL होती या कोई भी ऐसी लीग होती दुनिया भर में, कैरेबियन प्रीमियर लीग होती, बांग्लादेश की लीग होती, तो यहाँ पे हॉट केक की तरह लिए जाते। और साथ साथ हम ये भी क्लेम करते हैं कि T20 क्रिकेट का आगाज़ पाकिस्तान के शहर कराची के नाज़माबाद जिमखाना ग्राउंड से हुआ, ईदगाह ग्राउंड नाज़माबाद से हुआ, तो वहाँ पर पहली जो T20 की सेंचुरी बनाने का एजाज़ भी इन्होंने ही हासिल किया। कासिम उमर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खैरियत से हूँ माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि दोबारा फिर मुझे आपने मदऊ किया और मेरे लिए बड़ा एजाज़ है माशाल्लाह। कासिम भाई, अच्छा एक इससे पहले मैं प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज़ करूँ, ये हमेशा आप इंग्लैंड में आप की रिहाइश है, लेकिन हमेशा आप रमज़ान में ही पाकिस्तान आते हैं। ईद अपनों में मनाने का शौक़ है या रमज़ान पाकिस्तान में मनाना चाहते हैं? यकीन करें, मैं 58 मुल्कों में मेरा घूमना हुआ और मैं तकरीबन को 18-19 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर मैंने रमज़ान गुजारे हैं। हाँ। लेकिन जो रमज़ान गुजारने का मज़ा कराची में है ना, वो कहीं भी। अभी मेरे कैरेबियन का टूर था, 20 मुल्क का टूर था, कोलंबिया वगैरह और ये मैक्सिको, क्यूबा, अर्जेंटीना सब जाना था मैंने, तो मैंने कैंसिल किया। मैंने कहा भाई ट्रैवलिंग में फिर वो इबादत में मज़ा नहीं आएगा। और आप इस शहर की खूबी देखें कि देखें हरम में जो है ना, मक्का मदीना की फजीलत अपनी जगह है, डोंट टेक मी रॉन्ग प्लीज़, वो उसकी ब्लेसिंग्स अपनी जगह है। लेकिन आप अगर हरम से निकल जाएं तो आपको लगेगा नहीं कि वहाँ पर अब रमज़ान है, लेकिन यहाँ हमारे गली गली में लगता है रमज़ान है। और यहाँ इफ्तारी का इंतमाम और लोगों के जो है ना एक बड़े दिल सबके हो जाते हैं, तो इसका मज़ा ही कुछ और है कराची में। तो ये तो कासिम भाई, जो इंग्लैंड में आप रहते हैं काफ़ी अरसे से, आप वहाँ पे इंग्लैंड में 50 साल हो गए, 50 साल हो वहाँ पर आप हो गए। हमने आपको वहाँ पर कुछ और कासिम उमर भेजा था, वहाँ से कोई और कासिम उमर आता है? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मैं जब केनिया से जब आया ना यहाँ पर तो 62 में, तो 4-5 साल की मेरी उम्र थी, गली में मैं खेल रहा था, तो किसी ने कहा कि भाई आप तुम 11-12 साल के हो गए हो, तुम कोशिश करो कि भाई नेट पे जाओ, प्रॉपर टीम को ज्वाइन करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने यहाँ कराची जूनियर लीग में भी रिकॉर्ड ब्रेक किया, फिर पाकिस्तान का रिकॉर्ड जब ब्रेक किया तो वो सदन हेमिस्फीयर का रिकॉर्ड था, सिर्फ खाली पाकिस्तान का नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब टीम में शमूलियत हुई तो फिर मैं इंग्लैंड चला गया। तो 74 में जब पाकिस्तान टीम के साथ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे थोड़ी माइनर काउंटीज़ भी खेली, लीग क्रिकेट खेली, वहाँ पर भी मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किए। तो मैंने बताया ना कि अल्लाह ने दीन की हिदायत मुझे वहाँ उस वक्त दी जब मैं 87 में मैंने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई मैं पाकिस्तान टीम के साथ जाऊँगा नहीं टीम में। वो आपको असल वजह तो पता है जो मैं डिस्क्लोज अब नहीं करना चाहता। तो मैंने साफ कहा था कि जी देखें, मैं पहला खिलाड़ी हूँ और आखिरी खिलाड़ी हूँ जो इंडिया का टूर छोड़ेगा। इनके स्टूडियोज़ में हमारा घूमना होता था, एक्टर्स एक्ट्रेसेस के साथ उनसे हमारा मिलना होता था। तो मैंने गया, तो जब मैं चला गया वहाँ तो अल्लाह ने मुझे दीन की हिदायत दी एक अंग्रेज़ औरत के ज़रिए, जबकि मैं अपने घर में बाहर तक बनाने वाला था। तो ये जो चेंजेस आई तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद दीनी रुझान मेरा बढ़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे उसका बड़ा सेटिस्फेक्शन है इस मामले से। जी अच्छा कासिम भाई, लोग अब कासिम भाई को इस तरह देख रहे हैं माशाल्लाह, दीन की तरफ पूरी तरह से कासिम भाई जो है वो राग़िब हो चुके हैं और माशाल्लाह दीन की तबलीग भी करते हैं। और ये तो नहीं बता रहे, लेकिन इनकी रमज़ान में हमेशा पाकिस्तान आने का मकसद एक ये भी होता है कि दीन की तरक्की और तरवीज के लिए, तबलीग के लिए ये
पाकिस्तान का लाजमी जो है वो टूर करते हैं। लेकिन जिस कासिम उमर साहब को मैंने सुना है अपने पुराने क्रिकेटर से और जितना मैंने इनको ऑब्जर्व किया है कि जब वेस्ट इंडीज़ की टीम आई थी इन्होंने साइड मैच में 82 और एजाज अहमद ने 84 रन किए थे, एमसीबी से बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही उस दौर में कि जब लोग छुरी चाकू से लड़ा करते थे, बांसों से लड़ा करते थे, उस ज़माने में ये अपने कासिम उमर भाई जो देखने में बड़े बीबे से नजर आते हैं, उस वक्त ये किट बैग में पिस्टल रख के फिरते थे। तो ये मतलब वो कासिम उमर और इस कासिम उमर में इतना चेंज। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब पिस्टल क्यों रखते थे? बड़ी दुश्मनियां थी आपकी? नहीं बस मुझे शौक भी था और प्रोटेक्शन के लिए भी, शायद कभी कोई हमला कर दे, कोई पैसे मांग ले, कोई ऐसे। हालांकि दौर में तो ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो मैं होम सेक्रेटरी के उस वक्त थे अहमद सादिक साहब, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मुझे गन लाइसेंस। तो मुझे कहने लगे व्हाई डू यू नीड गन फॉर, नोबडी इज गोइंग टू टच यू समथिंग। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई इनका शनाख्ती कार्ड भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, इश्यू में गन लाइसेंस। तो उन्होंने मुझे दिया और होम सेक्रेटरी। बॉलर तो नहीं डरते थे आपसे? बॉलर नहीं डरते। अच्छा, ये कासिम उमर साहब की एक शख्सियत का पहलू ये मैंने इसलिए बताया कि उस दौर में जब लोग छुरी चाकू से लड़ते थे, बांसों से और सब्बल से लड़ा करते थे, और जो लाठियों से लोग लड़ा करते थे, जो साइकिल की चेन है वो उससे लड़ा करते थे, उस दौर में कासिम भाई जो है वो पिस्टल रखा करते थे। लेकिन कासिम भाई की शख्सियत का एक और पहलू भी था, ये जरा हम दिखाएंगे भी कि ये बड़े फनी भी रहे और बड़े इंजॉय भी करते हैं। मेरी प्रोडक्शन टीम ने 2 क्लिप ऐसे निकाले जो कासिम भाई ने ऑन द फील्ड जाके जो फनी हरकतें की हैं। एक में आप मेलकम मार्शल से पंगा लेते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो इसका बताइए कि ये क्या था? ये देखिए, टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है और इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर बड़ा हैवी होता है। मैंने कभी भी नहीं लिया। इन 2 क्लिप से पहले मैं आपको बताऊं, न्यूजीलैंड में जब मैंने 96 और 86 एक्स मैच में किए, तो मार्टिन क्रो शॉर्ट लेग में फील्डिंग कर रहा था, तो मैं मजाक करने लगा। तो मुझे मार्टिन क्रो कहता है कि कासिम, आर यू प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट? आर यू नॉट सीरियस? आर यू नॉट वरीड? तो मैंने उसको कहा, मार्टिन दिस इज टेस्ट क्रिकेट फॉर यू, फॉर मी दिस इज क्लब क्रिकेट। बड़ा हैरान हुआ। तो ये तो 2-3 क्लिप हैं खाली। मैं मशहूरी इस वजह से था कि मैं हमेशा जॉली रहता था और मैंने ये इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर नहीं लिया था। कहते ना, मैच टेम्परामेंट, गेम टेम्परामेंट, बिग मैच टेम्परामेंट, ये सब चीज़ें अल्लाह ने मेरे में रखी थी, तभी मैं कामयाब हुआ विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो ये तो खाली 2 क्लिप हैं, मैं हमेशा जॉली रहता था। डेरिस लिली को आप इस तरह कर रहे हैं मैकअप मार्शल के साथ। और दूसरी चीज़ ये कि मेलकम मार्शल तो इतना खतरनाक था कि अगर वो उसका चौका मारने उसको देख भी लो ना, तो फिर वो आपका पीछा नहीं छोड़ता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं उनसे डरता नहीं था और मैं जॉली रहता था। अच्छा, मुझे ब्रेक लेना, लेकिन मुझे क्विकली बताइएगा कि यही वजह तो नहीं है कि इमरान खान आपसे नाराज थे? क्योंकि जो मुझे पता चला कि इमरान खान की बड़ी ठीक ठाक वहाँ पे उस वक्त पिटाई हो रही थी, क्योंकि बॉलर है, पिटता है बॉलर, और आप उधर थर्ड मैन पे खड़े हुए एंजॉय कर रहे थे, लाइफ को हंस रहे थे। इमरान नाराज हो गए, मैं पिट रहा हूं, तुम हंस रहे हो? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। पता नहीं किसने उड़ाई है ऐसी कोई बात। सुना आप तक पहुंची? ऐसी कोई नहीं, हाँ कई पहुंची है, लेकिन ये ऐसी बात कोई नहीं। अगर ऐसी बात होती तो इमरान मुझसे डायरेक्ट बात कर सकता था, वो कैप्टन था। और दूसरी चीज़ क्या थी कि मैनेजर को कहता कुछ ऐसा था ऐसी, और मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता कि उसकी पिटाई हो रही है और मैं हंसूं, फिर तो आप यू नॉट द पार्ट ऑफ द टीम एनीवे। तो ऐसा ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं, वो बात दूसरी थी। कासिम भाई ने इस बात को भी क्लियर कर दिया। अब कासिम भाई के साथ हमने थोड़ी सी यहाँ पे चिट चैट की है, थोड़ी सी इनको नॉकिंग कराइए, हालांकि इनको नॉकिंग की कभी भी जरूरत नहीं रही। इनसे पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करेंगे, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान की सीरीज हुई है इस पे बात करेंगे, और साथ साथ जो गैर मुल्की कोचेस की पाकिस्तान आमद इसको डिस्कशन इस पे भी करेंगे कासिम उमर भाई से, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और कासिम उमर साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और इंग्लैंड से कासिम उमर साहब हमेशा रमज़ान में यहाँ पर आते हैं, रमज़ान मुबारक के महीने में, और साथ साथ ईद भी अपनों के दरमियान करते हैं। साथ साथ इंग्लैंड में एक और बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर इन दिनों मुक़ीम में यूनुस अहमद साहब, जो अक्सर हमारे शोज़ का हिस्सा भी होते हैं। आज यूनुस साहब जो है हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आज उनकी एक छोटी सी सर्जरी भी है। हम GTV की तवज्जुह से और जी स्पोर्ट्स के तवज्जुह से अपने तमाम नाज़रीन से इस बात के मुल्तमिस हैं कि उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में सेहतयाबी के बाद और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद इंशाल्लाह यूनुस अहमद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा भी होंगे। कासिम भाई के साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का पहला टाकरा कल खेला जाएगा। रावलपिंडी में तेज बारिश के बायस प्रैक्टिस सेशन वक्त से पहले खत्म। रावलपिंडी में कल भी बारिश की पेशगोई पर पहला वनडे भी मुतासर होने का खतरा। T20 सीरीज में जो गलतियां की इससे सीखेंगे। एशिया कप और वर्ल्ड कप से कबल ये सीरीज अहम होगी। इमामुल हक, हमने T20 सीरीज में बेहतरीन कमबैक किया है, वनडे सीरीज में अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। टॉम लीथिम। पाकिस्तान अंडर 19 टीम 7 ब्रेक की क़यादत में बांग्लादेश पहुंच गई। भारत में होने वाले एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी ना खेली तो भारी जुर्माना आयद हो सकता है। टूर्नामेंट में शिरकत के लिए 4 करोड़ रुपए की जरूरत है। हैदर हुसैन। स्पेनिश लीग में जिरोना ने दिफाई चैंपियन रियल मैड्रिड को 4-2 से हरा दिया।
जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और हम बात करेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से। कासिम भाई, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, सब यही बात कर देंगे आप ऑस्ट्रेलिया में बड़ा सक्सेसफुल रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छा आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ रहा है। अब जिस दौर में आप खेलते थे, कहना तो नहीं चाहिए ऑन ये बात, लेकिन न्यूजीलैंड बड़ी एक आसान हरीफ होती थी उस दौर में हमारे लिए। न्यूजीलैंड सबको हरा देती थी, लेकिन पाकिस्तान के सामने वो इतना टफ कंटेंडर नहीं थे। अब आपको क्या लगता है कि हमारी टीम का जो स्टैंडर्ड है वो कम हो गया है या न्यूजीलैंड का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई हो गया है? नहीं, मैं नहीं समझता कि देखें, जैसे ये लास्ट मैच में काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रही है कि भाई हमने यूँ कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन अगर आप देखा जाए तो भाई शाहीन अफरीदी इससे अच्छी बॉलिंग कैसे कर सकता था? दैट्स द बेस्ट ही कुड पॉसिबली डू, राइट? ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ है, लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग थी, वो बंदा फॉर्म में बहुत था, गैप में से बॉल चली गई। और एहसानुल्लाह ने कोई बॉल ऐसी गंदी नहीं की। अच्छा, फुल टॉस एक तो होगा क्योंकि यार यॉर्कर मारना पड़ा। अच्छा, हमारे ज़माने में देखें T20 नहीं था, वनडे के मैं कोई फास्ट बॉल, अब मेल्कम मार्शल को तुम आगे ऑफ स्पिन कर दो तो वो नहीं कर सकता था, वो तो वो बॉलर ऐसे तेज थे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई स्टैंडर्ड का मसला नहीं है, ये थोड़ी सी बैड लक हो गई कि वो रन चेस में वो आ गए, उनके शॉट सारे गैप में चले गए। अगर वो गैप में ना जाते, बॉलिंग में कोई मसला नहीं था। जो मैं सुन रहा हूँ काफ़ी लोगों से, ऐसी बॉलिंग वही उससे चाहिए बॉलिंग, और क्या करें? बॉलिंग में मसला नहीं था, लेकिन अब कासिम भाई, ये जो हमारे कैप्टन साहब हमेशा एक बात आगे कहते हैं कि हम 15 से 20 रन शॉर्ट रहे। आप खुद बड़े एग्रेसिव ओपनर थे, बड़ी ज़बरदस्त आप ओपनिंग उस दौर में करते थे कि इस दौर में T20 क्रिकेट होती नहीं थी, आप टेस्ट में उस अंदाज से खेलते थे। ये जो हमारा ओपनिंग जो पावर प्ले जो हमारे ओपनर है, बाबर आजम है या रिजवान है, आप इससे मुत्तफिक हैं कि इनको ओपनर होना चाहिए, या आप समझते हैं कि ये जो है पावर प्ले का सही इस्तेमाल करते हैं दोनों? ये मेरा ख्याल थोड़ा सा 19-20 का मसला हो सकता है, लेकिन ये कि भाई देखें वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो जो प्रेशर जो वहाँ खेलने वाले को के लिए होता है वो खुद ही जानता है। तो मैं ये नहीं समझता कि भाई इसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है, वो ठीक खेल रहे हैं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन कोई इतना सीरियस मसला नहीं है इसमें कोई भी। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के जो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि टॉप ऑर्डर के अंदर कोई चेंजेस करनी चाहिए? क्योंकि अभी पिंडी में भी हमने देखा कि जहाँ एक तरफ चैपमैन रन स्कोर करते नजर आ रहे हैं, निशम रन स्कोर करते नजर आ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली रन स्कोर कर रहे हैं, फ्लो के साथ रन स्कोर कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे ओपनर जो थे इब्तिदा में स्ट्रगल करते नजर आए। हाँ, ये हो सकता है कि आप थोड़ी सी चेंजेस लाएं और किसी और को चांस दें कि वो दूसरे जाके देखें क्या होता है, क्योंकि अभी इनके पास काफ़ी टाइम है और वर्ल्ड कप से पहले ये तैयारी है सारी, प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब ये हमको देखनी पड़ेंगी, बहुत क्विक फॉर्मेट होगा इसका मसला। ठीक है। और ये रिजवान के जो 100 के चक्कर में जो रिजवान ने जो 11 गेंदों पे 14 रन स्कोर किए, आपको लगा थोड़ी सी सेल्फिश बैटिंग की है इन्होंने? आखिरी की 11 गेंद उसमें सिर्फ 14 रन। हाँ, मैं नोट कर रहा था कि ये क्या मसला था कि भाई उसको चांस क्यों दे रहे थे? भाई आप छक्का मारे, सिंगल क्यों ले रहे हैं भाई? ये मुझे बात समझ नहीं आई, और ये कोचेस को और पीसीबी को बड़ा सीरियस एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ कि भाई ये ऐसा होना नहीं चाहिए। यू डोंट हैव टू बी सेल्फिश इन द गेम ऑफ क्रिकेट। और जिसे अच्छा ये एक चीज़ है, टोटल हमारा काफ़ी था। ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या वजह आप समझते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट पर इस वक्त आपको डिक्लाइनिंग फेस लग रहा है? क्योंकि बार बार ये बात तो की जा रही है कि हम टीम को बना रहे हैं, टीम को हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप मुतमईन है कि टीम जो शेप में आ चुकी है, क्या इंडिया के खिलाफ इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में क्या आपको लगता है कि टीम अब शेप हासिल कर चुकी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, काफ़ी हार्ड वर्क ज़रूरत है। हाँ, और किन एरियाज़ में ज़रूरत है पाकिस्तान को? क्या मतलब? किन एरियाज़ में ज़रूरत है पाकिस्तान को? ऑल फॉर्मेट्स, बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग सब में है। हाँ, ये चीज़ है, क्योंकि आप देखें ना, आप टॉप 1-2 जैसे शाहीन अफरीदी को निकाल लेंगे तो आपके पास बॉलिंग का मसला खत्म। बाबर आजम को निकाल लें, 1-2 और बैट्समैन को निकाल लें तो प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी जो है ना वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं, दे नॉट कंसिस्टेंट, ये मसला हो गया है। अभी साइम अयूब को कहा जा रहा है कि दूसरा सईद अनवर मिल गया, आपने सईद अनवर के साथ काफ़ी क्रिकेट खेली है, आपको लगता है कि टू अर्ली टू से, या आपको लगता है इसमें वही पोटेंशियल है? It's well too early to say. Don't compare with Saeed Anwar or any other player, please. It's going to be a disaster for the player and for the country as well. तो व्हाट्स द डिफरेंस अमंग सईद अनवर एंड साइम अयूब? ठीक है, वो ठीक है, ये यंग है, थोड़ा इनको टाइम चाहिए, बट अगर लोग ये बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ना इसकी वजह से, कह रहे देयर इज अ फायर देयर इज अ स्मोक वाली बात है। नहीं, मसला ये था ना, देखो सईद अनवर जो है ना वो उस ज़माने में क्रिकेट खेलें कि उनके साथ जो प्लेयर थे ना वो कुछ और किस्म के प्लेयर थे, उनका एक्सपीरियंस था, जावेद मिर्ज़ा वहाँ पर थे, इमरान खान के साथ क्रिकेट खेले, तो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। अब देखें ना, जैसे हमारे जो नाम जो रह गए तो उन बड़े प्लेयरों की वजह से भी तो रह गए ना, ये चीज़ है। ठीक है, बाबर आजम की कैप्टनसी पे क्या कहेंगे कासिम भाई? क्योंकि बहुत लोग ये तनकीद भी कर रहे हैं कि T20 में उनको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, शुएब मलिक ने भी कहा कि उनको T20 में कप्तानी नहीं करनी चाहिए। हाँ, देखें बाबर आजम जो है ना एक इसका इनक्रेडिबल फाइंड फॉर पाकिस्तान, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर माशाल्लाह, अल्लाह उसको बहुत ही तरक्की दे। और मैं ये समझता हूँ कि भाई तीनों फॉर्मेट में इज टेकिंग प्रेशर फॉर नो रीज़न, इनको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, 1-2 फॉर्मेट को छोड़ दें, खुद ही छोड़ दें बिफोर समबडी यू नो रिंग्स अ बेल फॉर यू।
तो ये अपने प्रेशर करके ना अपने हो सकता है इनके गेम में इफेक्ट कर जाए, और ऐसे डायमंड हमें आप बहुत दिनों बाद मिला है ये चीज़ें। ठीक है, आप किस तरह एज ए बैट्समैन किस तरह रेट करते हैं बाबर आजम को, क्योंकि आपने तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ खेला भी है, आप खुद भी बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे। एज ए बैट्समैन लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के चंद फाइनेस्ट बैट्समैन में से, इज इट ट्रू कि ही इज़ द वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान हैज एवर बीन प्रोड्यूस्ड? नो डाउट व्हाटसएवर, ऑनेस्टली ही इज़ द बेस्ट फाइंड। और मैं समझता हूँ कि वो पुराने जो खिलाड़ी थे उनके मुकाबले में मैं अगर कहूँ तो वह इज़ इक्वली गुड प्लेयर टैलेंट वाइज। टैलेंट वाइज। लेकिन फिर क्या वजह आप समझते हैं कि बाबर आजम 100 करता है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में और फिर पाकिस्तान की टीम में आता है? हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में फ्लॉज हैं, या आप समझते हैं कि जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में और डोमेस्टिक क्रिकेट में गैप बहुत ज़्यादा है? देखें, फ्लॉज नहीं है, फेवरेटिज्म है, डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत मसले वहाँ पर हैं। अब कुछ बात ऐसी हैं कि मैं उनको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि फिर कंट्रोवर्शियल मसला आ जाएगा। मैं आपकी मिसाल देता हूँ अपनी। 10 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के, और जब मैं 2-3 सेंचुरी ऊपर दूसरे भी खिलाड़ी कराची के खासतौर पर जो होते थे 2-3 सेंचुरी करते थे, उनको साइड मैच नहीं मिलता था। अब मैं देखता दूसरे सूबों के लोग जो होते थे, अगर खासतौर पर वो लाहौर का है तो भाई उसको 1 सेंचुरी की तो भाई साइड मैच मिल गया, पता चला टेस्ट भी खेल गया। और 10 साल के बाद जब इन्हें रिकॉर्ड ब्रेक किया तो खाली वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड नहीं था, इट वॉज अ रिकॉर्ड ऑफ एंडी सैंडम व्हिच ब्रोक सदर्न हेमिस्फीयर का था। वो सारे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, सॉरी इंडिया, श्रीलंका, ये सारे रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया। फिर भी इमरान कहने लगा नहीं भाई ये वहाँ नहीं चल सकता ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ दूसरी बॉलिंग होगी। हाल हमने कहा कि भाई इसको तो वहाँ ले जाना तो मुल्क का पैसा ज़ाया करने बराबर। अच्छा, मतलब आपको वहाँ ले जाना पाकिस्तान का पैसा ज़ाया हो रहा था? हाँ, वो तो रिटर्न में होता था। अच्छा, हाँ, अच्छा, वहाँ जब गए तो इनकी वो ऐसी गत बनी, परफॉर्मेंस मैंने सब दी, तो उनको गोरे को अक्सर पूछा करते थे मेरे सामने कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस, इफ दिस मैन। 83 की सीरीज की बात कर रहे हैं? 82-83 में जब पाकिस्तान गया, बॉब विलिस कैप्टन थे। 83। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, इफ दिस गाय कैन प्ले विदाउट एनी एक्सपीरियंस, व्हाट्स रॉन्ग विद यू पीपल। तो ये बड़े शर्मिंदा होते थे, तो ये उनका वहाँ जाना पार्टी में मुश्किल हो जाता था, ये चीज़ है। तो अब ये डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है ना, ये उसका थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड रेस करना पड़ेगा, और जो परफॉर्मेंस करे तो उसको भी टीम में आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा कासिम भाई, अभी आपने खुद ही कहा कि आपने 10 साल आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, फिर आपने एंडी सैंडम का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया, उसके बावजूद आपको इमरान खान साहब ने, इंतखाब आलम साहब ने ये कहा कि आपको इंग्लैंड ले आना वक्त का ज़िया है और पैसे का ज़िया है। ऑस्ट्रेलिया ना पैसे का आपका ज़िया है। दूसरी तरफ हम वो नहीं इमरान खान साहब को देखते हैं कि बाबर आजम के लिए उन्होंने कहा कि मैंने 2 इनिंग इसकी देखी और मैंने कहा इसको कप्तान बना दो। तो ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है, फेवरेटिज्म है, ये क्या है ये? मैं तो समझता बोथ लाइकनेस, पर्सनल लाइकनेस, डिस्क्रिमिनेशन, हर चीज़ होगी। क्योंकि भाई देखिए, आप 2 मैचेस में अगर आप किसी को कप्तान बना देते हैं तो मैं समझता हूँ कि इतने अच्छे प्लेयर के लिए जुल्म है। ऑनेस्टली इट्स अ ग्रेट इनजस्टिस फॉर दैट प्लेयर। और उसका ये खतरा पड़ता है कि अगर देखें ना, प्लेयर ऐसे जो बनते हैं ना, बड़े मुश्किल से बनते हैं, और अगर आप इनको फ़ौरन ज़ाया कर देंगे तो ये हमारे मुल्क का नुकसान है। ठीक है। तो जब अगर बाबर आजम कप्तान बने तो ऑब्वियसली फिर वहाँ पे जो सरफराज कप्तानी से हटे, तो सरफराज को एज ए कैप्टन आप किस तरह से रेट करते हैं, और क्या आपको लगता है कि सरफराज को कप्तानी से हटाना ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा ड्रॉबैक था? जिस टाइम पे हटाया गया तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, टीम जीतती हारती तो है, तो फ़ौरन मैंने कहा ना कि ये फ़ौरन कॉल आ जाती है, जैसे आजकल भी सुन रहा हूँ बाबर को हटा दो, बाबर को ये कर दो, फना कर दो। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, डिमोरलाइज द प्लेयर स्ट्रेट अवे। उसके अच्छा परफॉर्मेंस उसकी क्या है, इफेक्ट करती है कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग, सब चीज़ें का। तो ये बातें ऐसी होनी नहीं चाहिए, ऐसी बातें बाहर आनी भी नहीं चाहिए ऐसी। ठीक है। तो सरफराज को हटाना आपको लगता है कि ड्रॉबैक था पाकिस्तान क्रिकेट का? सीरियस ड्रॉबैक। जैसे मोहसिन भाई को कोच से आपने निकाला, मोहसिन भाई की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, मोहसिन खान भाई। तो अब देखें, तो ये सब चीज़ें करके जो है ना, हम जो कर रहे हैं ना, तो इसका इफेक्ट हमारे क्रिकेट पे बड़ा पड़ रहा है। कौन है जो नहीं चाहता पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी होगी? कभी सरफराज को निकाल देते हैं, कभी मोहसिन खान साहब जैसे प्रूवन कोच को निकाल देते हैं। क्या वजह लगता है कि कोई एजेंडा है? क्योंकि यही लोग हैं ना जो पाकिस्तान क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर को रन कर रहे हैं। तो फिर ये क्रिकेट बेहतर करने के लिए आए या क्रिकेट को डैमेज करने के लिए आते हैं? इसमें एक मसला आता है। देखें, अगर आप बोर्ड चेयरमैन हो या कोई भी हो या सिलेक्टर हो, तो अगर आपने उसको अपनी मर्जी से लाए हैं तो फिर वो राइवल्स के लिए थोड़ी मुश्किल कर देता है, और वो दूसरे फिर ये सब वाइस वर्सा शुरू हो जाती चीज़ है। मैं आऊँगा तो मैं उसको नहीं खिलाऊंगा, उसके फेवरेट जो उसको प्लेयर मानता था उसको मैं नहीं खिलाऊंगा। सिलेक्शन में भी ये होता है। तो ये तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये हमें, मुझे तो ऐसा लगता है वी आर नॉट सिंसियर टू आवर कंट्री। अच्छा, लोग सिंसियर नहीं है पाकिस्तान में? बिल्कुल नहीं है।
अपना हिसाब देखते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, फिर किस तरह देखते हैं आप ये जो गैर मुल्की कोचेज हैं? अभी ऑनलाइन कोचिंग भी शुरू हो गई, आपके दौर में तो कोचेज होते ही नहीं थे, एक मैनेजर होता था और वही सब कुछ है, सब चीज़ें देखता था। अब ये मिकी ऑर्थर, आप इंग्लैंड में रहें, पहले तो ये मैं जानना चाहूँगा कि मिकी ऑर्थर को इंग्लैंड से लेकर आना, ये डिसीजन आप किस तरह देख रहे हैं? अब वो फिर ऑनलाइन कोचिंग करेंगे, ये डिसीजन कैसा देख रहे हैं आप? भाई देखिए, ऑनलाइन कोचिंग की बात तो मुझे समझ आती नहीं है। जो सामने की बात होती है वो ऑनलाइन कोचिंग में किस तरह होगी, आप क्या समझेंगे? अच्छा, और फॉरेन कोचेस के बारे में मैं अक्सर ये कहता हूँ कि देखें, बहुत से खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जो दे नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, एनीवे दे कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो बहुत सी इसकी बातें मिस भी कर जाते होंगे। तो हमारे पास लेकिन कितने पुराने सीनियर प्लेयर हैं जो 100 टेस्ट खेले, उनको आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मिकी आर्थर को क्या, उनमें क्या चीज़ ऐसी देखी है कि जी वो, लेकिन खैर एंड ऑफ द डे मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि भाई ये बोर्ड के डिसीजन है, और अगर कोई एज ए फॉर्मर क्रिकेटर जानना चाह रहा हूँ ना कि मिकी आर्थर में कैसी क्या चीज़ है कि वो उनकी हर शर्त हम मानने के लिए तैयार हैं, और वो कह रहे हैं मैं ऑनलाइन कोचिंग करूंगा तो ऑनलाइन भी मानने के लिए तैयार हैं। फिर जिसको वो कह रहे हैं उसको मैनेजर लगा रहे हैं, जिसको वो कह रहे हैं फील्डिंग कोच लगाओ उसको फील्डिंग कोच लगा रहे हैं, जिसको वो कह रहे हैं बैटिंग कोच लगाओ। अभी मैं आपको बताऊंगा बैटिंग कोच कौन है, थोड़ा बहुत जरा मिकी आर्थर पर आ जाऊँ जरा आपसे। हाँ, अच्छा देखिए, मिकी आर्थर जो है ना, अब इसमें मुझे तो ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट बोर्ड वाज जस्ट बेगिंग हिम कि भाई आप जरूर बनना है आपने, तो ये मुझे बात समझ कुछ आई नहीं। और पिछले भी अगर रिकॉर्ड उनका देखा जाए तो इतना कोई खास मुझे लगता नहीं है। कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जितवाई है। नहीं, वो मुझे लगता नहीं, क्योंकि वो मैं समझता हूँ परफॉर्मेंस टीम की थी, कोच की नहीं थी। ठीक है, अच्छा कासिम, आपने कितने 26 टेस्ट मैच में कितने रन बनाए आपने? मैंने कोई 1800 बनाएंगे इतने तकरीबन। 3 आपकी डबल सेंचुरी हैं। 2 डबल सेंचुरी। अगर आप पाकिस्तान के लिए एक वनडे मैच खेलते और उसमें कोई रन नहीं बनाते तो आज पाकिस्तान के बैटिंग कोच आप होते, क्योंकि जो पाकिस्तान का बैटिंग कंसल्टेंट है उसका रिकॉर्ड यही है। एक प्लेयर जो एक मैच इंटरनेशनल मैच खेलता है, साउथ अफ्रीकन पटिक, और वो कोई रन नहीं बनाता और वो पाकिस्तान का बैटिंग कंसल्टेंट है, ये डिसीजन आपको कैसा लग रहा है? ये तो डिजास्टर डिसीजन है, डिजास्टर है क्रिकेट की। लेकिन आप देखें कि अच्छा, फिर अब मैंने यही बात कही ना आपको कि हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो 80-90 टेस्ट खेले हैं, और आप जैसे ये बता रहे हैं, मुझे तो मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ है कि एक वनडे खेल के वो आपके मुल्क को, और कोई रन भी नहीं है उसमें। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ है कि इसी को कोच बाबर आजम, हाँ, एक वनडे वाला। अगर मुझे कोई अभी इस वक्त भी अगर कोई कहे ना कि आप पाकिस्तान टीम में कोच बने, तो मैं आई वुड रिफ्यूज इट स्ट्रेट अवे कि नहीं, मैं इतने बड़े प्लेयरों को कोच कैसे करूंगा जो मेरा रिकॉर्ड इतना अच्छा है, वो कम है 26 टेस्ट का, और 80-90 टेस्ट खेलने वाले को मैं कोच करूं और इतने बड़े बड़े नाम को, तो ये तो मुझे समझ नहीं आती कि बोर्ड के डिसीजन ये कैसे लिया, और वो खुद भी एक्सेप्ट कैसे कर रहा है कि एक वनडे से वो आपको जो है कोच बन रहा है। सर यही पाकिस्तान और यही क्रिकेट है पाकिस्तान की कि जिसको हम डिस्कस अपने शोज में रोजाना करते हैं, रोजाना हम यही बातें करते हैं, तो फिर लोग नाराज हो जाते हैं कि अली सलमान इस तरह के क्वेश्चन करता है और इस तरह की बातों को हाईलाइट करता है। लेकिन हमारा काम यही है, हमारा फर्ज यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो भी इस किस्म के इश्यूज हैं उनको सामने लेकर आएं और अपने क्रिकेट एक्सपर्ट के सामने क्वेश्चन रखें कि शायद यही हमारी तसल्ली कर दें, शायद यही हमें सेटिस्फाई कर दें, शायद यही हमारी तशफ़ी किसी ना किसी तरह कर दें कि भाई इन डिसीजन के पीछे आखिर कौन सी गीदड़ सिंगी है, कौन से ऐसी रॉकेट साइंस है जिस किस्म के डिसीजन लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट फिर सफर हासिल करती जा रही है। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे जरा कासिम भाई से मजीद गुफ्तगू करेंगे, इनका जो कैरियर जल्दी खत्म हुआ जरा इस पर भी डिस्कशन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं कासिम उमर साहब से, और इंडिया के खिलाफ इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त 210 रन की इनिंग भी खेली हुई है फैसलाबाद में, इसके अलावा 206 रन की इनिंग भी खेली हुई है श्रीलंका के खिलाफ फैसलाबाद में। 3 सेंचुरियाँ, 3 में से 2 डबल सेंचुरियाँ, कोई मामूली बात नहीं है। कासिम भाई, इंडिया के खिलाफ जो आप खेले और जो आपने डबल सेंचुरी स्कोर की, इंडिया के खिलाफ खेलते हुए माहौल क्या होता था? क्योंकि मुझे याद है वो फैसलाबाद का वो वाला टेस्ट मैच मंजूर इलाही का डेब्यू टेस्ट मैच भी था। देखें, इंडिया के खिलाफ खेलना एक तो वैसे ही बहुत बड़ा एजाज़ है कि भाई इंडिया का नाम बड़ा है, ठीक है जी। अच्छा, और सबसे बड़ी बात टेंस सिचुएशन होती है कि आपने परफॉर्मेंस करनी ज़रूरी है, और इनके स्पिन बॉलर ख़ास तौर पे इतने डेंजरस होते थे कि अब अच्छा, मुझे अक्सर कहते थे थोड़ा स्पिन में हल्का खेलता है, ये करता है, लेकिन मैंने परफॉर्मेंस दी तो ये यकीन करेंगे बहुत मुश्किल था इंडिया के खेलना। अच्छा, आपने तो कपिल देव को भी फेस किया है, और कपिल देव का एक बड़ा यॉर्कर है जो हम अक्सर हाईलाइट्स पे भी देखते हैं, बड़ा ज़बरदस्त स्विंगिंग यॉर्कर था। उस यॉर्कर का बताया कि उसमें कासिम भाई क्यों डिसीव हो गए थे कि बॉल, जिस तरह क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं कि बॉल टिपी नहीं थी, नजर नहीं आई थी, हुआ क्या था? नहीं, कुछ नहीं हुआ था, बस बैड लक थी और बॉल निकल गया। हाँ। अच्छा, आप देखें कि दुनिया के
बड़े बड़े बॉलर, खासतौर पे जॉर्ज गर्नर का यॉर्कर इतना मशहूर था, मुझे कभी आउट नहीं कर सका। और मेरा एक रिकॉर्ड है जो मुझे एक इंडिया में किसी एक आदमी ने मुझे बताया था कि टेस्ट मैच में कोई भी और किसी ऑलराउंडर ने तुमको अभी तक आउट नहीं किया, सब बोथम से लेके तमाम जितने ऑलराउंडर्स थे। बस वो बैड लक थी, ये होना था। और मैं उस मैच से पहले मैंने 42 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ किया था, मैच जिताया था और मैं बड़े अच्छे फॉर्म में था, बस वो बॉल मिस हो गया। ठीक है। अच्छा कासिम भाई, सुनने में ये आया है कि उस दौर में क्योंकि एक राइवलरी थी, इयन बोथम जिसका भी आप भी जिक्र कर रहे हैं, इमरान खान, साउथ अफ्रीका से क्लाइव राइस थे जो काउंटी खेला करते थे, रिचर्ड हेडली थे, ये एक बड़ी राइवलरी थी इन तीन चार ऑलराउंडर्स के दरमियान। और इमरान खान ये कहते थे कि किसी को भी विकेट दो, कपिल देव को विकेट नहीं दो। जब आप आउट हो रहे हैं तो ऐसी कोई बात हुई फिर? बहुत अच्छा, ये कपिल देव को तो प्लेयर इन मानता था। अच्छा। हालांकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो ये अच्छा बैटिंग में भी वो कैलकुलेटेड हिटर था, वो स्लॉगर नहीं था। हाँ। और विकेट ली है उसने, मैं मानता हूँ इंडिया में ज़्यादा उसने विकेट ली है। अच्छा, लेकिन ये उससे बहुत ही खार खाता था। ये कौन, मतलब लोग? इमरान खान। अच्छा, इमरान खान खासतौर पे कोई कुछ नहीं कहता था। और वो उसको इतने बुरे अल्फाज से याद कर, ये कहाँ से ऑलराउंडर बन गया, ये कहाँ से प्लेयर बन गया। भाई प्लेयर बन गया, उसका रिकॉर्ड तो देखिए आप। और आप जो अपने प्लेयर हैं, आप इतने बड़े हैं, तो आपको कपिल देव से क्या ताल्लुक है भाई? आप अपने गेम से ताल्लुक रखें भाई। अल्लाह ने उसको इज्जत दी है तो दी है भाई। तो ये चीज़ थी। ठीक है। तो जब आप आउट हो गए फिर क्या हुआ, कि क्या कुछ बोला उन्होंने आपको? नहीं, कुछ नहीं बोला। अच्छा। नहीं, उसकी वजह ये थी कि देखें वो बॉल जो था अच्छा बॉल था, लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि वो बॉल मिस हो गया। कोई बड़ी, मैंने इससे खतरनाक बॉलिंग खेली है। और कहां पर, तो ये तो पर्थ में होना चाहिए था और ब्रिस्बेन में होना चाहिए था, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज होना चाहिए था, कभी नहीं हुआ। माइकल होल्डिंग जैसे बॉलर जो था, वो आप सोचें कि भाई वो कितना तेज था, वो तो मार्शल से भी तेज था, कभी नहीं हुआ। वो एक बस बैड लक थी, ऐसा होना था। ठीक है। अच्छा, आपने जिस मैच में 210 रन किए, सुनील गावस्कर भी उस मैच में खेल रहे थे, वेंग सरकार भी थे, मुझे याद है उस मैच में संदीप पाटिल ने भी 100 किया था, इधर से सलीम मलिक ने भी रन किए थे। और ये वो टेस्ट मैच है जिसमें पहली मरतबा कोई बैट्समैन यानी 199 के स्कोर पर आउट हुआ और वो मुदस्सिर नजर थे। इस हवाले से भी इस टेस्ट मैच को याद रखा जाता है। तो गावस्कर ने आपकी इनिंग देख के कुछ कहा? देखें, एक तो ये इंडियन प्लेयर जो है ना, वो बहुत ही हम्बल मुझे नजर आया। जिस तरह इनके एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो है ना, हम्बल है ना, बिल्कुल डाउन टू अर्थ लोग हैं। और यकीन करें, उसने मुझे कई मरतबा कहा कि भाई देखो ये प्लेड वेरी गुड इनिंग्स, काफ़ी मरतबा कहा और तमाम प्लेयरों ने कहा, लेकिन हमारे प्लेयरों ने नहीं कहा। अच्छा, आपकी तारीफ नहीं की पाकिस्तान के प्लेयर ने? बिल्कुल नहीं की। गावस्कर ने आपको क्या कहा? कि यू प्लेड वेरी गुड इनिंग्स, कीप इट अप। और जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी की थी तो मुझे ग्रेग चैपल ने आगे खुद कहा मैनी मोर कंग्रेचुलेशंस, मैनी मोर सेंचुरीज। अब देखें, हमारे प्लेयरों ने बस सरसरी तौर पे कहने लगे, और क्योंकि वो यही चाहते थे कि किसी तरीके से भी ये टीम से निकल आए। हाँ, कासिम भाई क्या वजह थी कि क्यों चाहते थे? क्योंकि आप अच्छा खेलते थे, आपकी फैन फॉलोइंग थी, एक आम आदमी बड़ा पसंद करता था। टीम के प्लेयर आपको क्यों नहीं पसंद करते थे? क्या इनसिक्योर थे कि आप कहीं कैप्टनसी के दावेदार ना हो जाएं, या मतलब सॉरी टू से कि आप कुछ अपने से नहीं लगते थे? शायद वो समझते हो कि आप, चूंकि आपके कीनिया की पैदाइश है, तो आप कुछ कोई आइसोलेशन का आपके साथ कोई माहौल था? नहीं। वजह क्या थी? अल्हम्दुलिल्लाह आइसोलेशन का मसला कोई नहीं था, मेरी वहाँ इतनी रिस्पेक्ट हो गई थी ऑस्ट्रेलिया में, तो लेकिन ये सब मैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो ऐसा मसला कोई नहीं था। बस वो ये कि सोच रहे थे कि भाई ये टीम में आया क्यों। अच्छा, अव्वल तो आया क्यों, और आया है तो उसको सिर्फ 12 रन तक रखो, निकाल दो, आगे ना जा सके। वो परफॉर्मेंस तो ऐसी हो गई। आपका मुकाबला गैर दूसरों से नहीं था, अपनी टीम से था? अपनी टीम से बस। तो अपनी टीम में कोई मतलब मिडिल ऑर्डर से आपको प्रॉब्लम होती थी या ओपनर आपके साथ तंग करते थे? मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि कौन था जो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करता था? सारे कोई तो होता होगा ना जो आपसे इनसिक्योर होता होगा। नहीं, उसमें ये था कि जैसे मोहसिन भाई थे बहुत ही, और अब्दुल कादिर भाई तो ऐसे थे कि उन्होंने वेलकम किया, सलीम मलिक ने किया, जाज़ अहमद ने किया, और वसीम अकरम भी जब जूनियर आया तो वो भी काफ़ी इज्जत करते थे। लेकिन बाकी जो प्लेयर थे ना, जूनियर हो सीनियर हो, वो काफ़ी जेलस थे कि भाई ये अचानक ये हुआ कैसे। अच्छा, आपने वसीम अकरम का कहा तो याद आ गया, वसीम अकरम ने जो पहला मैन ऑफ द मैच लिया, उसमें जो इंटरव्यू याद करवाया, रटवाया, वो कासिम उमर भाई ने रटवाया था, वो क्या किस्सा था? आपने उसने सवालात आपने पहले से याद करा दिए थे सारे? नहीं, ऐसा था कि तुम बोलते रहना उर्दू में तो मैं इंटरप्रेटर बन जाऊंगा, मैं तो फिक्र ना करना, जो भी बात होगी वहाँ पर तो मैं उसको कंट्रोल कर लूंगा। ये बात हुई थी, कोई खास बात नहीं। इंग्लिश इंटरव्यू तो इंग्लिश में दिया उन्होंने सारा? नहीं, वो तो उर्दू में बोल रहे थे, थोड़ी बहुत जितनी थोड़ी सी इंग्लिश जानते थे बोली, तो मैं बीच में बोल लेता था उसमें कि दैट्स व्हाट ही इज सेइंग नाउ। कैसा बॉलर पाया आपने वसीम अकरम को? ओह माय गुडनेस मी, मैंने इससे बेहतर बॉलर अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अगर कोई ये कहता है कि शाहीन अफरीदी, तो अक्सर मैं आउट से जैसे डिफरेंस, वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है।
क्या फ़र्क है वसीम अकरम में और दूसरे बॉलर में? वसीम अकरम जो है था ना, वो उसकी हर दूसरी बॉल जो है ना वो सरप्राइजिंग डिलीवरी होती थी, और प्लेइंग इन मिसिंग के बाद फिर दूसरा तीसरा ये बॉल जो उसका आता था ना, जब वो तो लगता था कि अब ये क्लीन बोल्ड करेगा, ये वो क्लीन बोल्ड करता था, और दोनों स्विंग बड़े अच्छे होते थे उसके। और अच्छा, और वसीम में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी कि अगर जिस वक्त पिच, और ये वेलकर मार्शल में थी, पिच स्लो होगा उसके बॉल तेज निकलता था। अच्छा, ये अजीब बात थी। अच्छा, जो कुछ प्लेयर्स मेरी बात उन्होंने कहा कि बॉलर्स का बॉल पड़ के इस तरह पड़ता है, वसीम का बॉल स्ट्रेट करता था, ऊपर भी आता था, कभी दोनों करता था। अब ये देखते थे ये लोग, ये थे कि अभी नेक्स्ट डिलीवरी हमारे को ये क्या करेगा हमको, ये चीज़। ठीक है, कासिम उमर साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मजीद भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। और जब कासिम भाई होते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता कि वक्त बड़ी तेज़ी के साथ जो अपना सफ़र तय कर रहा होता है। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम कासिम उमर भाई से बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। एक तवील से तकरीबन 50 साल से इंग्लैंड में मुकीम हैं, और कोशिश मैं करूंगा कि जल्दी इनसे कुछ T10 हम खेलने की कोशिश करें। सबसे पहले तो बताएं कि इंडिया ने एशिया कप आने के लिए रिलेक्टेंट है पाकिस्तान, और पाकिस्तान जवाब में कह रहा है कि जी हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। क्या पाकिस्तान इस चीज़ का मुतामिल हो सकता है कि वर्ल्ड कप खेलने ना जाए, क्योंकि फिर भारी जुर्माना भी होगा और लॉस भी हो सकता है पाकिस्तान को? क्यों ना जाए भाई, जाए नहीं। अगर वो एशिया कप खेलने नहीं आ रहे तो लोग कहते हैं ना कि जी हमारी भी तो अपनी इज्जत है ना, कि अगर वो नहीं आ रहे हम क्यों उनके पास जाके खेलें? ये तो 101% बिल्कुल सही कहा है। अगर वो नहीं आते तो हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें हम कोई ऐसे अल्फाज ना अदा करें, जैसे मैंने सुना था कि किसी प्लेयर ने कहा था इफ दे डोंट वांट टू कम हियर गो टू हेल। नहीं, बुरी बात है। देखिए, इंडिया चाहे जैसे भी है, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारा बड़ा मुल्क है वो। और जैसे मुझे पाकिस्तान ने एजाज़ दिया है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, मुझे इंडिया से भी है, क्योंकि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स गुजरात इंडिया के हैं, और वो माइग्रेट हो गए 18 सम टाइम में हो गए थे वहाँ केनिया, तो मेरी वालदा वहाँ पैदा हुए थे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर वो देखो टिट फॉर टैट होगा ये, तो ये इसमें कोई, लेकिन हम पोलाइटली बात करें, जैसे नजम सेठी साहब ने बात की है कि अगर वो नहीं आते हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है, ये सही बात है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आप इंडिया के खिलाफ काफ़ी खेले भी, अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, और कि एक राइवलरी पाकिस्तान के और इंडिया के प्लेयर के दरमियान रही है। ये जो कंपैरिजन होता है बाबर आजम का और विराट कोहली का, इसको आप एज ए बैट्समैन किस तरह देखते हैं? क्या ये बनता है या अभी बाबर को और मजीद प्रूफ करना है? नहीं, करना है। देखिए, वो काफ़ी क्रिकेट खेल चुका है, थोड़ी इनसे ज़्यादा सीनियरिटी उसकी है, और उस तक पहुंचने के लिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 साल। और इतनी जल्दी किसी को ना अगर आप कंपैरिजन में ले आते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, प्लेयर के लिए प्रेशर भी। और अभी लाइकिंग डिसलाइकिंग की भी हम बात करते हैं, ब्रेक में भी बात करते हैं, प्राइम में भी बात करते हैं कि लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा है। अभी हमने देखा कि हारिस को T20 में उनकी कोई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन वनडे के स्क्वाड में उनको अगेंस्ट न्यूजीलैंड शामिल कर लिया गया। तो फिर क्या कसूर है सरफराज अहमद का कि सरफराज अहमद को कंसिडर किया ही नहीं जा रहा? हालांकि इंडिया में वर्ल्ड कप होना है, स्विप वो बहुत अच्छे खेलता है, स्पिनर को वो बहुत अच्छा खेलता है, सीनियरिटी है, एक्सपीरियंस है, क्यों सरफराज को कंसिडर नहीं किया जा रहा? इसके बारे में और मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई फिर डिस्क्रिमिनेशन ये होगा कि भाई फिर ये सूबे का मसला है, लैंग्वेज का मसला है, यही हो सकता है। वरना इसके अलावा तो और बात मुझे समझ आती नहीं है कोई। भाई जब परफॉर्मेंस अच्छा वो कर रहा है और आप समझते हैं कि भाई तो फिर उसको कम से कम टेस्ट कर कैप्टन बनाए। और फिर दूसरे प्लेयर भी हैं, सऊद शकील है, और क्या नाम है दूसरे प्लेयर के, 1-2 मेरे प्लेयर अभी जहन में नहीं आ रहे हैं, और ये तमाम प्लेयरों को चांसेस दिए जाएँ जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, या लगता है आपको कि थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन है? बहुत ज़्यादा है। और जैसे मैं कैसे, कासिम भाई आपके दौर से ही चल रही है, कैसे ख़त्म कैसे होगी फिर ये? पर देखें, इसमें एक चीज़ है, मैंने दुनिया की टीमों को देखा है और उनकी बोर्ड में मेरे क्लोज में रिलेशनशिप रहे हैं कि वहाँ पर दे बिलीव इन वन थिंग, मेरिट के अलावा और कोई चीज़ नहीं होती। जिसने परफॉर्मेंस की ही इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द टीम। यहाँ कोई मसला नहीं था कि लंदन का प्लेयर है तो भाई वो न्यूकासल वाला होगा, तो काउंटी डरहम का होगा, तो फना होगा, और ससेक्स का होगा, ये लैंकेशायर का होगा, ये कोई बातें होती नहीं है। ये हमारे में ही है सब चीज़ें। जैसे मेरिट की आपने बात की, तो फिर मेरिट पे तो आप भी बनता था, फिर आप क्यों आपसे इमरान खान साहब नाराज़ हो गए कि आपकी बैंक की जॉब भी चली गई, आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट भी ख़त्म हो गई? ऐसा क्या आपने ऐसा कह दिया था कि जो शायद लोगों को नहीं, आम लोगों को नहीं पता, कि आपको बिल्कुल ही जो ब्रेड एंड बटर आपको ख़त्म कर दिया गया? देखें, मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि देखें, उस वक्त जो है ना, मैं पहला खिलाड़ी हुआ जिसने डिस्क्लोज़ किया था कि ये ड्रग टेकिंग का,
इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए क्या था, किसी पाकिस्तान टीम के नाम नहीं लिया था मैंने किसी का। और मैच फिक्सिंग का भी मैंने बताया था कि देखो भाई इस टेकिंग प्लेस, लेकिन बोर्ड का वो कहते हैं ना कि भाई वो बोर्ड ने इस बातें को ध्यान नहीं दी किस बात को। आपने क्या ऐसी चीज़ देखी थी कि आपको लगा कि फिक्सिंग हो रही है? कोई मैच ऐसा था कि जो फिक्सिंग में आपको लगता है कि फिक्स था? अब देखें फिर वो ये इंटरनेशनल बात फिर उठ जाएगी दोबारा, फिर अखबारों में आएगा। और ये क्योंकि मेरा दीनी मसला है, अब मैं फिर उसको पॉलिटिकल मसले में हो सकता है लोग आगे नहीं, अगर आप नहीं चाहे नहीं बताएं, वो तो वैसे क्वेश्चन कर दिया मैंने। इसलिए डर नहीं रहा, लेकिन मैं पॉलिटिकल मसला भी उठ जाएगा। और आज के पॉलिटिकल सिचुएशन हमारी ना, वी इन डायर स्ट्रेट्स कि भाई बहुत ही सिचुएशन बड़ी टेंस है, कोई इसका फायदा ना उठाए कि देखो फलां ने ये कहा था तो उसके खिलाफ ये कहा था। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट में कोई बेहतरी की उम्मीद है? देखिए होप सस्टेन्स द वर्ल्ड, ये कहते हैं ना उम्मीद है दुनिया कायम है। तो कहने का मसला ये है कि भाई मैं तो जब तक जिंदा रहूंगा मैं कहूँ यही सोचूंगा आखिर क्यों नहीं हो गई भैया, कोई ना कोई इंसान इंसाफ करने वाला तो आएगा ना कभी तो इंशाल्लाह। इंसाफ करने वाला आया तो था, मायूस किया या आपको बहुत ज़्यादा किया, मायूस किया? चले, थैंक यू सो मच। कासिम उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमेशा से इनके साथ जब गुफ्तगू होती है तो तशनगी का उनसर जो है वो गालिब रहता है और तशनगी हमेशा से इनके साथ गुफ्तगू में रहती है। थैंक यू सो मच कासिम उमर भाई वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। हमें उम्मीद है हमारी आज की कोशिश और काविश आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगले शो में फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।